हरिओम। आज हम लोग पढ़ेंगे पर रूप संधि। इसके पहले आप पूर्व रूप संधि पढ़ चुके हैं, तो स्वर संधि का ये भेद है। ये पर रूप संधि भी। पर रूप का मतलब होता है पर के समान हो जाना, सामने वाले के समान हो जाना। तो इसमें भी आप एंगी पर रूपम, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम और ओतोष्ठयो समासेवा उमांगोश्च, 4 प्रकार की पर रूप संधि पढ़ने वाले हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लिखते भी अगर साथ में चले तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगी पर रूपम वाली पर रूप संधि। 4 प्रकार की पर रूप संधि पढ़ेंगे हम लोग स्वर संधि में भी। हिंदी में ये पर रूप संधि नहीं होती है, ये संस्कृत में ही होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम इसका अर्थ है अवर्णांत, अ हो अंत में जिनके, उनको हम कहते हैं अवर्णांत। जैसे राम, राम है, राम में अ है ना अंत में, इसलिए कह रहा है अवर्णांत। यहाँ पर अवर्ण से मतलब है अ या आ अंत वाले उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग किसे कहते हैं? जो धातुओं के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे उपसर्ग जिसके बाद में क्या हो, अ या आ हो। ये देखो कुल 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, पर्युप। इनमें से अ या आ अंत वाले 5 उपसर्ग, प्र, परा, अप, अव और उप। ठीक है। तो इन उपसर्गों के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो। ऐसे कोई धातु जो या तो ए से शुरू हो या फिर वो ओ से शुरू हो, दोनों के स्थान पर, अर्थात पहले वाले अवर्ण अ या आ और बाद वाले धातु रूप में से ए या ओ, उन दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है। पर रूप मतलब वो अ या आ गायब हो जाएगा और चिद आगे वाले से मिल जाएगा। यह सूत्र वृद्धि संधि का अपवाद है। तो पर रूप मतलब बाद वाला जो वर्ण है ना वो हो जाएगा, पहले वाला वर्ण गायब हो जाएगा, इसी को पर रूप कहते हैं। और इसको अच्छे समझ लीजिए कि जैसे अ या आ के बाद में अगर ए रहेगा तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, अ या आ के बाद अगर ओ रहेगा तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। लेकिन ये अ या आ कैसे होना चाहिए? ये वाले होना चाहिए, तो प्र हो या परा हो या अप हो, अव हो या फिर उप हो। तो उदाहरण से हम इसको बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे देखिए प्र प्लस ए जते हैं, प्र में अ है, आगे ए जते का ए है, तो इस वाले अ और ए जते के ए अ, तो अ और ए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा, मतलब पर वाला वर्ण हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा ए। तो प्र ए जते मिला देंगे, क्या बन जाएगा? प्रे जते। बाद वाला हो गया ना, ये अ जो है वो ए में जाकर के मिल गया, प्र का अ गायब हो जाएगा, ए में मिल जाएगा, मतलब पर का मतलब बाद वाले में मिल जाना, प्रे जते। ए वाला उदाहरण हो गया। ओ वाला उदाहरण भी देख लो। उप प्लस क्या है? ओषति। अब आगे ओषति धातु है, ओ से शुरू हो रही है, तो उप में अ है, इधर ओषति का ओ, तो अ और ओ इसके स्थान पर ओ हो जाएगा, उप ओ शति मिला देंगे, क्या बन जाएगा? उपोषति। उसी प्रकार प्रेषयति, प्र प्लस एषयति है, इधर प्र में अ, आगे एषयति का ए, तो अ और ए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो मिला दें क्या बन जाएगा? प्रेषयति। कुल मिलाकर करके प्र का गायब हो जाएगा। परा प्लस एलयति है, इधर आ, आगे एलयति का ए, और आ और ए मिलकर के ए हो जाएगा, अर्थात इसका इधर का गायब हो जाएगा, पर वाला हो जाएगा, है ना। तो मिला दें क्या बन जाएगा? परेलयति। इसे प्र प्लस ओसति रोषति। तो ये हो गई आपकी पहले वाली संधि एंग रूप। अब आती दूसरी वाली सकंद्वादेशु पररूपम वाच्यम। ये वार्तिक है। वार्तिक किसने बनाई? कात्यायन जी ने। कात्यायन कौन थे? पाणिनि के बाद वाले मुनि। उन्होंने
पाणिनि व्याकरण में जहाँ जहाँ पर पाणिनि जी से कोई कमी रह गई वहाँ पर वार्तिक लिखे। तो उन्होंने एक वार्तिक लिखा कि सकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी को पररूप कार्य होता है। पाणिनि जी ने एक गणपाठ भी बनाया। गण में मतलब जिन शब्दों में एक जैसा काम होता है उन शब्दों को एक साथ लिख करके और वो एक गण का नाम दे दिया। सकंदवादी गण में एक जैसा काम होता है तो एक सकंदवादी गण पाणिनि जी ने बना दिया। सकंधु शब्द उसमें सबसे आगे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सकंदवादी। तो सकंदवादी गण में जितने भी शब्द हैं इनकी टी को पररूप हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये टी क्या हो गई, टी तो हम चाय से कहते हैं, संस्कृत में टी क्या आ गई। तो देखिए यहाँ पर टी का अर्थ चाय नहीं है, यहाँ पर टी का अर्थ है संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होती है भाई टी संज्ञा? तो पहले आप लोग थोड़ा टी संज्ञा को समझ लीजिए। किसी भी अचोन्त्यादि टी सूत्र हैं जो टी संज्ञा करता है, ये कहता है किसी भी शब्द के अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय टी कहलाता है ना। अगर किसी भी शब्द के अंतिम स्वर के आगे अगर कोई व्यंजन है तो पूरा समुदाय क्या कहलाएगा, टी। जैसे मान लीजिए मनस शब्द है, इसमें स में तो स्वर नहीं है लेकिन न में अ है, टी में क्या हो जाएगा, इस स्वर के बाद वाला समुदाय मतलब अस। मनस में स में स्वर नहीं है ना, केवल नकार में ही है अ म न, तो इस स्वर के बाद वाले जितने भी व्यंजन है सब टी में आ जाएंगे तो अस टी हो गया। ये नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2, अंतिम स्वर के आगे अगर कोई व्यंजन न हो तो अंतिम स्वर ही टी कहलाएगा। जैसे शक शब्द है तो शक में क्या है, अ है ना, शक में अ। अब शक के बाद में कोई व्यंजन होता तो वह उसके साथ टी कहलाता, जैसे अस इसमें कहलाया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए इसका लास्ट वाला जो स्वर है वो टी कहलाता है। ऐसा समझ लीजिए हर शब्द का अंतिम स्वर टी होता है। अगर उसके बाद में व्यंजन हो तो व्यंजन के साथ वो टी हो जाएगा, और अगर बाद में कोई व्यंजन नहीं है तो अकेला खुद टी कहलाएगा। टी एक संज्ञा है ना। तो मनस में अष्टी है, पतत में क्या है, अतटी, शक में क्या है, अटी है। तो टी समझ में आ गई। तो सकंदवादी गण में जितने भी शब्द हैं इनकी जो टी है मतलब इसके जो लास्ट वाला स्वर सहित व्यंजन वर्ण है या तो स्वर या व्यंजन वर्ण, वो अपने आगे वाले शब्दों से क्या हो जाएंगे, पररूप हो जाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। आप दोबारा भी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो तो। अब देखो जैसे मनस प्लस क्या है, ईशा। अब हमारा वार्तिक कहता है सकंदवादी पर रूपम वाच्यम, कि सकंदवादी गण में पठित शब्दों की टी को पररूप होता है। तो मनस जो है सकंदवादी गण में पढ़ा गया है। सकंदवादी गण के पूरे शब्द में अभी आपको बताऊंगा। तो मनस में टी क्या है, अस। तो ये अस पररूप हो जाएगा। इसके पहले हमने पररूप में समझा क्या था, पर वाले स्वर में मिल जाएगी। तो अस के बाद में क्या है, ई। तो ये अस जो है वो ई में मिल जाएगा। तो मन अस प्लस ईशा। अब अस और ई इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ई। मतलब ये अस जो है वो गायब होकर के ई में मिल गया। तो मन ई शा का दिन क्या बन जाएगा, मनीषा। मनस का जो अस है वो इस ई में मिल गया, मनीषा। जैसे शक प्लस क्या है, अंधु। शक, शक में जो अ है, शक में टी क्या है, अ, आगे अंधु का अ। तो ये जो अ है वह अंधु के अ में मिल जाएगा। तो शक आगे अंधु का अ, शक अंधु। ये का यहाँ पर हलंत है ना, हलंत लगा लेना। शक अ अंधु मिला देंगे क्या बन जाएगा, शकंधु। अब देख लीजिए काफी सारे शब्द ये शक प्लस अंधु, यहाँ शक का पर वाले अ में मिल गया, क्या बन गया, सकंधु। ये दीर्घ का अपवाद है। यहाँ पर अगर मान लीजिए पर रूप नहीं होता तो इसके पहले आपने जो दीर्घ संधि पढ़ी है सबसे शुरू में वो दीर्घ हो जाते हैं, सकांधु बन जाता। खाते जी ने वार्तिक बनाया। कर्क प्लस अंधु, करकंधु। कुल प्लस अटा, कुलटा। हल प्लस ईसा, हलीशा। लांगल प्लस ईसा, लांगलीसा। मनस प्लस ईसा, मनीषा। अभी आपने पढ़ भी लिया। पतत प्लस अंजलि ही, पतंजलि ही। सीम प्लस अंतः, सीमंतः। सार प्लस अंगः, सारंगः।
मार्त प्लस अंडः मार्तंड, सबका जो अ है ना वो पीछे मिलता जा रहा है। इसमें अत टी थी तो अत ऐसे मिल गई। अस्म प्लस अंतकः अश्मंतकः, आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते उसके बाद में फिर आता है ओत्वष्ठयो समासे, 4 गलती 3 मानिए गए, तीसरा नंबर ओत्वष्ठयो हो समासेवा। ये कहता है कि अकारांत शब्दों में आगे ओतु या ओष्ठ के रहने पर विकल्प से पररूप एकादेश हो जाता है। यह कार्य समास होने पर ही होता है। पररूप के भाव में यथा प्राप्त वृद्धि एकादेश हो जाता है। अगर अकारांत शब्दों के आगे अर्थात अ या आ ऐसे शब्द है और उसके बाद में ओतु या ओष्ठ शब्द हैं तो पररूप हो जाएगा। विकल्प से होता है, मतलब एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, है ना। ये आप व्याकरण में चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर जो जहाँ पर भी वा विभाषा या किसी ऋषि का नाम आ जाए किसी सूत्र में तो कार्य विकल्प से होता है, एक बार होता है और एक बार नहीं होता है। तो देखेंगे कैसे होता है ये। जैसे स्थूल प्लस क्या है ओतुहु, तो नियम क्या कहता है कि ओतु या ओष्ठ अगर अकारांत शब्द के आगे है तो वहाँ विकल्प से पररूप होता है। तो स्थूल में अ है, ओ है, ये जो अ है ये गायब होकर के ओ में मिल जाएगा अर्थात पररूप हो जाएगा। तो स्थूल ओ तु मिला दें, क्या बन जाएगा स्थूल ओ तुहु। तो अ या आ प्लस ओ तु या अ या प्लस ओष्ठ हो तो ये अ या आ ओ में मिल जाएंगे। जैसे स्थूल प्लस ओ तुहु स्थूल ओ तुहु, स्थूल औ तुहु, एक ऐसा भी इसमें बनता है। बिंब प्लस ओष्ठः बिंबोष्ठः बिंबौष्ठः, बिंब सदृश ओष्ठः यस्य सः बिंबोष्ठः, बिंब फल के समान ओष्ठ हैं जिसके, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। कंठ प्लस ओष्ठम कंठोष्ठम समाहार द्वंद, दंत प्लस ओष्ठम दंतोष्ठम, यहाँ पर भी समाहार द्वंद है। फिर सूत्र आया ओमांगोश्च, 3 आप लोगों ने संधि पढ़ ली पर रूप वाली। अब ये है चौथी संधि ओमांगोश्च। ये कहता है अवर्ण के बाद ओम या आंग रहने पर पररूप एकादेश हो जाता है। अगर अ या आ के बाद ओम रहे अथवा अ या आ के बाद आंग रहे तो क्या हो जाएगा पररूप, पर वाले में वो मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए सिवाय प्लस क्या है ओम, सिवाय का अ पर वाले ओम से मिल जाएगा, अ ओ से मिलते ओ हो जाएगा दोनों के स्थान पर। सिवाय ओम मिला देंगे क्या बन जाएगा शिवायोम, शिवायोम नमः। ईश्वराय प्लस ओम और ओ के स्थान पर पररूप करके ओ कर देंगे, ईश्वरा ओम मिला देंगे ईश्वरायोम। यहाँ पर भी जो यह है ना यह हलंत रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो। ईश्वरायोम नमः। कदा प्लस ओम से क्या बन जाएगा कदोम, सदा प्लस ओम आ ओ में मिल जाएगा सदोम। शिव आ ही, तो यहाँ पर शिव प्लस आ आगे मिल जाएगा शिवा ही और आदि गुण से यहाँ पर गुण हो जाता है। यहाँ पर शिव आ ही आ और ई में ए बन जाएगा और शिव प्लस ए ही और यहाँ पर पररूप एकादेश हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा शिवे ही। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, हालांकि व्याकरण की बात है फिर भी मैं बता देता। जैसे देखिए कि सूत्र ने क्या कहा था कि अवर्ण के बाद ओम या आंग हो, क्या हो ओम या आंग। ओम के तो उदाहरण आपने देख ली शिवाय ओम नमः, कदोम आगे। आंग वाला वो उदाहरण वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ है ये आंग का आ है। अब यहाँ पर आ और ई में गुण हो जाता है, गुण संधि आप लोग पढ़ लीजिए। आ के बाद में ई या आ के बाद ई उ री री हो तो वहाँ गुण हो जाता है, तो आ और ई के स्थान पर ए हो जाता है, तो शिव प्लस ए ही। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न करते कि आप ये कह रहे थे आ बाद में होने पर पररूप होगा, लेकिन यहाँ पर तो आ है ही नहीं, यहाँ पर तो ए हो गया भाई, अब आप कैसे पररूप कहोगे। तो पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है अंतादिवच्च, आप उसका अर्थ समझ लीजिए कि अगर कोई एकादेश हो जाता है संधि का समास का कुछ भी तो वो अपने पहले वाले स्वरूप का भी बोध कराएगा। मतलब अगर उसको पीछे की साइड से देखेंगे तो वो आगे वाले जो आ हैं उसका बोध कराएगा, और अगर ए के बाद में कोई शब्द होता है और वो पहले इसमें देखता तो उसको यहाँ पर ई दिखती, मतलब आ और ई इन दोनों का बोध ये ए कराएगा।
तो शिव के बाद में यहाँ पर आ का बोध हो जाता है पाणिनि व्याकरण के, ये आ पर रूप हो जाएगा अ ए में और शिवे ही बन जाएगा। वैसे यदा प्लस ओढ़ा, तो यदा ओढ़ा और पर रूप हो जाए क्या बन जाएगा यदोढ़ा, वैसे तदोढ़ा, और भी काफ़ी सारे बन सकते हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेषकर से संस्कृत की परीक्षाओं में। ये हो गई आपकी पर रूप संधि 3 प्रकार की। सबसे पहले एंगी पर रूपम, उसके बाद में सकंधोहदेशु पर रूपम वाच्यम, उसके बाद में ओत्थोष्ठयो समासेवा, फिर उसके बाद में ओमांगोश्च। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आती हो तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि जो शुरू में व्याकरण पढ़ते हैं, जब हम भी पढ़ते थे तो कई बार एक बार में चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती थी, लेकिन हम जितना आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उतनी तरीके से शायद हम लोग नहीं भी पढ़ते हो। तो बहुत सरल है, अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। और संस्कृत व्याकरण में अगर आप विशेषज्ञ बन गए, कोई भी संस्कृत का एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं होगा। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।